गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतिम प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो हमारा पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसको हम लोग पढ़ेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसका हम लोगों ने इसका पीछे इसके गठन के पीछे कारण क्या थे कि उसकी स्थापना की गई, वो लॉजिक जाना हम लोगों ने। उसके बाद एनसीटी का संगठन किस प्रकार का होता है वो जाना। उसके बाद इसको कार्यों को जाना। अब इसके कार्यों के परिणाम क्या होते हैं, एनसीटी के कार्यों के फलस्वरूप इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले शिक्षक शिक्षा में, उसको हम लोग जानते हैं। तो पहला तो है देश में पत्राचार के माध्यम से, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला है देश में पत्राचार के माध्यम से बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया। देश में पत्राचार के माध्यम से बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ देश में इससे पहले जब एनसीटी नहीं होती थी, उससे पूर्व क्या होते थे, जो पत्राचार कोर्स के माध्यम से बीएड होती थी, जो शिक्षक शिक्षा के लिए एलिजिबल होती थी, उसको क्या किया एनसीटी ने बंद कर दिया। इसके कारण की ये हुई कि उन्होंने क्या किया, एनसीटी के द्वारा पत्राचार के द्वारा जो बीएड मान्य होता था, वो शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के लिए उस कोर्स की मान्यता को रद्द कर दिया। साथ साथ जो भी पत्राचार के द्वारा बीएड से संबंधित कोर्स किए जाते थे, बीटी से संबंधित कोर्स किए जाते थे, उनको रेगुलेट किया गया, उनकी नियम एवं शर्तों को निश्चित किया गया। तो ये पहला चेंज एक परिणाम देखने को मिला। दूसरा था, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, बीएड कोर्स में प्रशिक्षण के 2 विषय निश्चित कर दिए गए। बीएड कोर्स में प्रशिक्षण के 2 विषय निश्चित कर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा एनसीटी के कार्य का परिणाम क्या हुआ कि बीएड के कोर्स के अंदर ये अनिवार्य रूप से व्यवस्था कर दी गई कि जो भी टीचर बीएड कोर्स करेगा, जो भी ट्रेनिंग टीचर बीएड का कोर्स करेगा, अनिवार्य रूप से उसको 2 स्नातक में जो उसके पास विषय रहे उनको प्रशिक्षण के विषय रहेंगे। तो नेक्स्ट है, तीसरा है, वो है स्नातक में कम से कम 45% को निश्चित किया गया। ठीक है, जो अब क्या है, शिक्षक शिक्षा के लिए, शिक्षकों के कोर्स के लिए केवल वही अभ्यर्थी इस एग्जाम को दे पाएंगे, ये कोर्स कर पाएंगे जिनके स्नातक कक्षाओं में कम से कम 45% अंक अनिवार्य रूप से रहे हों। लेकिन अब इस व्यवस्था को चेंज कर दिया गया है। अब क्या है, वर्तमान में 50% अंक अनिवार्य हैं। अंक अनिवार्य होने चाहिए, अनिवार्य रूप से अनिवार्य कर दिए गए हैं। अर्थात अब वही व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी का बीएड के कोर्स को कर पाएगा जिसके 50% अंक हों, और खासतौर से रिजर्व कैटेगरी को 5% अंकों की छूट रहेगी। इस प्रकार से खासतौर से SC ST वालों को क्या रहेगा, 5% अंकों की छूट रहेगी, ताकि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 50% अंक निश्चित रूप से स्नातक में होने चाहिए। तो ये किया गया। नंबर 3, नंबर 4 देखते हैं। चौथा है, शिक्षक शिक्षा में अस्थायी प्रवेश को नष्ट कर दिया गया। शिक्षक शिक्षा में
शिक्षक शिक्षा में अस्थायी प्रवेश को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी छात्र जो शिक्षक बनना चाहता है, या बीएड करना चाहे, बीटीसी करना चाहे, या शिक्षा से संबंधित और भी कोई कोर्स करना चाहे, वो उसको निश्चित रूप से रेगुलर रूप से उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा। रेगुलर कक्षाएं लेनी होंगी। प्राइवेट कक्षाओं जैसी व्यवस्था, प्राइवेट बीएड जैसी बातों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट है, वो है शिक्षक शिक्षा में, शिक्षक 5वां, शिक्षक शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थियों का अनुपात 1:10 निश्चित किया गया। ठीक है, ये कह रहा कि शिक्षकों का कम से कम 10 स्टूडेंट्स पर 10 ट्रेनिंग टीचर होंगे, उस पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से रहेगा। अर्थात उनको प्रशिक्षित करने के लिए 10 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक टीचर की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाएगी। ये बात यहाँ पर कही गई। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाले छठवां, शिक्षक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के लिए नियम एवं शर्तें निश्चित की गई। नेक्स्ट है, वह 7वां, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, शिक्षकों में प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सेवा शर्तों को सुनिश्चित किया गया। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सेवा शर्तों को निश्चित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ शर्तें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो भी आगे हम और भी देख लेते हैं। आगे है, जो भी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक रहेंगे, प्रधानाचार्य रहेंगे और जो लेक्चरर्स रहेंगे, व्याख्याता रहेंगे, उनके लिए भी जो योग्यता है वो निश्चित कर दी गई। उसके बाद जो भी शिक्षक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाएंगे, वो अपने शिक्षक में एमएड होने के साथ, शिक्षक में परास्नातक होने के साथ साथ दूसरे एक विषय में अनिवार्य रूप से परास्नातक होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, जो भी टीचर्स होंगे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक होंगे, इसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो निश्चित रूप से एमएड कोर्सों के साथ साथ दूसरे विषयों से भी परास्नातक होंगे। इस प्रकार से कुछ जो बातें थी, जो एनसीटी के कार्यों के परिणाम के स्वरूप हमें चेंजेस देखने को मिले, वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। और इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लेना। मैंने जो महत्वपूर्ण बातें थी बता दी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है क्षेत्रीय समितियों के कार्य। क्षेत्रीय समितियों के कार्य, इसको मिटा देते हैं।
इसको नोट डाउन कर लें आप लोग या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बता देते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। आगे है क्षेत्रीय एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों, ठीक है, या इनको समितियों के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय या समितियों के कार्य, समितियों के कार्य। इसको देखेंगे क्षेत्रीय समितियों के, क्षेत्रीय रीजनल कॉलेजेस हैं जो हमने पढ़े थे। क्या था, मैसूर, भोपाल, बेंगलोर और जयपुर, इनके हम लोगों ने कार्य पढ़े थे। इनका हमने टेरिटरी यानी कि कौन कौन से इनके अंदर प्रदेश आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और कौन कौन सी क्षेत्रीय समितियाँ हैं, इन लोग हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, कुछ इनके कार्य होते हैं, उनको जानेंगे। तो पहला क्षेत्रीय समितियों के जो काम है वो पहला है शिक्षक शिक्षा। नंबर 1 शिक्षक शिक्षा संकाय, या इसको संस्थान भी बोलते हैं। शिक्षक शिक्षा संकाय या संस्थान, पब्लिक संस्थान को मान्यता प्रदान करना, को मान्यता प्रदान करना। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला कार्य क्या है, जो भी शिक्षा से संबंधित संस्थान होते हैं या संकाय होते हैं उनको क्या करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मान्यता देना। किसका काम है, क्षेत्रीय समितियों का काम है, क्षेत्रीय कार्यालयों का काम है। नंबर 2 देखते हैं, वो है प्रशिक्षण संस्था से संबंधित आंकड़े संकलित करना। नंबर 2 प्रशिक्षण संस्था से संबंधित, संस्था या संस्थान से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है, ये किसका काम है, क्षेत्रीय समितियों या रीजनल कॉलेजेस ऑफ एनसीटी का है। क्या क्षेत्रीय समितियां हैं, जो भी एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनका काम क्या है, जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी प्रशिक्षण संस्थान है एजुकेशन में, उनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं, डाटा है, उनका कलेक्शन करना। नंबर 3 है वो है शिक्षक शिक्षा से संबंधित राज्य सरकारों। नंबर 3 शिक्षक शिक्षा से संबंधित, शिक्षक शिक्षा से संबंधित राज्य सरकारों, तथा विश्वविद्यालय के मध्य क्या करना है, के मध्य क्रियाकलापों की निगरानी करना, के मध्य क्रियाकलापों की निगरानी करना। जो भी एक्टिविटी की जाती है राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटी जो होती है विभिन्न राज्यों में, उनके मध्य उनकी निगरानी किसके द्वारा की जाती है, कि क्रियाकलापों की निगरानी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं
क्षेत्रीय समितियों के। इसके अलावा और भी कुछ कार्य हैं, वो है आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण संस्थानों पर विधिक कार्रवाई करना। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण संस्थानों पर विधिक कार्यवाही या कानूनी कार्रवाई करना। विधिक कार्यवाही करना। ठीक है, यदि जरूरत पड़ती है, यदि कोई भी शिक्षा संकाय, कोई भी एजुकेशन फैकल्टी किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी के नियम का, इंस्टीट्यूट के नियम का और यूजीसी के नियम का उल्लंघन करता है, तो निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय रीजनिंग कॉलेज होते हैं या कार्यालय होते हैं, निश्चित रूप से उन पर विधिक कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं और जो भी आवश्यक होता है वो उन पर लागू करते हैं। नेक्स्ट है, वो है शिक्षक शिक्षा के विशेषज्ञों की सूची तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे बोल देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लो, शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो भी विशेषज्ञ होते हैं उसकी सूची तैयार की जाती है। उससे संबंधित जो भी इनोवेशन हो रहे होते हैं, उससे संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल हो रहा होता है, उसके संबंध में जानकारी जुटाई जाती है और वो संस्थानों तक पहुँचाई जाती है। इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीटी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके कार्यालय जो समितियाँ हैं, क्षेत्रीय एनसीटी की क्षेत्रीय समितियाँ हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनके कार्यालय क्या क्या कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वह क्षेत्रीय समिति के अनुभाग। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्षेत्रीय एनसीटी की क्षेत्रीय एनसीटी की क्षेत्रीय समिति के अनुभाग, एनसीटी की क्षेत्रीय कार्यालयों और समितियों के अनुभाग। इसको देख लेते हैं, इसके कुछ पार्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों के तीनों पार्ट हम लोग याद रखेंगे और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहला पार्ट है वह प्रशासनिक अनुभाग। नंबर 1 प्रशासनिक अनुभाग। ठीक है, पहला है प्रशासनिक अनुभाग। इसमें क्या किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रशासन होता है उससे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में क्या किया जाता है, तो इसी के अंतर्गत रखा जाता है, उसका एक भाग माना जाता है। दूसरा है वो है एकेडमिक अनुभाग। नंबर 2 अकादमिक अनुभाग। अकादमिक, इसको एकेडमिक भी बोलते हैं, अकादमिक ठीक है, ये क्या है, एकेडमिक अनुभाग है और इसमें क्या किया जाता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यवस्था संबंधी, इसके दो भाग बांट दिए गए हैं। पहला है व्यवस्था संबंधी और दूसरा भाग है वो है विकास संबंधी। व्यवस्था संबंधी और विकास संबंधी। व्यवस्था संबंधी से इसके अंतर्गत संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। इसमें व्यवस्था संबंधी में क्या है, संस्थानों को व्यवस्था संबंधी में देख लेते हैं। संस्थानों को मान्यता प्रदान करना,
ठीक है स्टूडेंट्स, मान्यता प्रदान करना। और दूसरा क्या है, शैक्षणिक संस्थानों के शैक्षणिक स्तर को बनाए रखना, इनके शैक्षणिक स्तर को शैक्षणिक स्तर को बनाए रखना। ठीक है, पहला तो क्या है, व्यवस्था संबंधी जो हमारा अनुभाग होता है, इसके अंतर्गत एकेडमिक के अंतर्गत उसमें क्या है, जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, जो भी शिक्षण संकाय होते हैं, जो भी एजुकेशन फैकल्टी होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको मान्यता प्रदान की जाती है। दूसरा, इन शिक्षण संस्थानों में जो भी टीचिंग कार्य होता है, शिक्षण से संबंधित कार्य होता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, उसका लेवल होता है, उसको उच्च किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है, या उसको निश्चित रूप से कंटिन्यू रखा जाता है। नंबर 2 है, वो है विकास संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत दूसरा विकास संबंधी कार्य, विकास संबंधी कार्य, ठीक है। इसके अंदर शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, विकास संबंधी कार्य के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिसर्च वर्क किए जाते हैं, जो भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, जो भी शोध कार्य किए जाते हैं, उनको गति प्रदान करना, का विकास करना, उनको और ज़्यादा उपयोगी बनाना, ये किसका काम है, ये विकास संबंधी कार्य भाग होता है, उसका भाग है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय समितियों के अनुभाग के 2 भाग में बांटा गया है, पहला प्रशासनिक अनुभाग, दूसरा एकेडमिक अनुभाग। प्रशासनिक अनुभाग को मैंने बताया, प्रशासन से संबंधित जो भी बातें होती हैं किसके अंतर्गत की जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रशासनिक समिति करती है। और दूसरी समिति है वो है एकेडमिक अनुभाग, इसमें व्यवस्था संबंधी और विकास संबंधी, व्यवस्था संबंधी तात्पर्य है जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, उनको मान्यता प्रदान किसके द्वारा की जाती है, इस समिति के द्वारा की जाती है। और जो अनुसंधान कार्य होते हैं दूसरे के अंतर्गत विकास संबंधी कार्यों में, जो अनुसंधान संबंधी कार्य होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, वो इन समितियों के द्वारा किए जाते हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय के अनुभाग होते हैं, समितियाँ होती हैं, उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एनसीटी को जानना, एनसीटी के संबंध में अध्ययन किया है। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।